आज हम बात करेंगे एम्पीयर के नियम के तीसरे अनुप्रयोग, जो कि है सीधी एवं लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले हम समझेंगे कि आपकी परिनालिका क्या होती है ना। तो देखो बेसिकली परिनालिका के लिए आपको क्या करना रहता है, एक आपको कोई भी बेलनाकार आधार लेना रहता है। क्या लेना रहता है? एक बेलनाकार आधार लेना रहता है, चाहे वो छड़ हो सकती है या कुछ भी हो सकता है ना। तो मैंने इस प्रकार से आपके बेलनाकार आधार ले लिया। जब हम इस बेलनाकार आधार पर क्या लपेट देंगे, चालक तार लपेट देंगे या तांबे की तार लपेट देंगे, है ना। तो ये क्या बन जाएगा बेसिकली आपका इस प्रकार से परिनालिका बन जाएगी। ये मतलब कि हमें कोई भी एक बेलनाकार आधार लेना है और उस बेलनाकार आधार में जैसे मैं क्या कर दूंगा, तांबे के तार को इस प्रकार से लगा दूंगा, तो हमारी क्या बन जाएगी, परिनालिका बन जाएगी ऐसा। तो ये हो गया आपका बेलनाकार आधार, और इस बेलनाकार आधार पर मैंने चालक तार का मतलब जिसमें से कि मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकते हैं, उस चालक तार को जैसे मैं लपेट दूंगा तो क्या होगा, आपकी क्या निर्मित हो जाएगी, परिनालिका निर्मित हो जाएगी। मतलब एक बेलनाकार आधार लेना है, उसमें तांबे की तार को लपेटना है और आपकी परिनालिका तैयार हो जाएगी। तो बेसिकली हमारा अनुप्रयोग क्या है, सीधी एवं लंबी। बेसिकली लंबी भी है और सीधी भी है। तो सीधी और लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है ना। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा उत्पन्न होता, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले ये जो वायर है इसे हम किससे जोड़ देंगे, बैटरी से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे, बैटरी से। तो इस प्रकार से हमने उच्च वोल्टेज की बैटरी से इसे जोड़ दिए, लेकिन इसमें से अभी धारा प्रवाहित नहीं होगी जब तक कि मैं कुंजी को स्टार्ट नहीं कर देता, बंद नहीं कर देता। तो जैसे मैंने कुंजी को क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो यहाँ से धारा प्रवाहित होने लगेगी और आपकी इस प्रकार से धारा प्रवाहित होगी। ये है ना, देखो नीचे से जा रही है ऊपर आ रही है, नीचे से जा रही है ऊपर आ रही है ना। तो धारा आपकी इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है ना। देखो यहां से गई, ये होते ये आ रही है बाहर की ओर आ रही है से। तो ये हो जाएगी आपकी परिनालिका, जिसमें से कि धारा आई प्रवाहित हो रही है। बेसिकली ये हो गई, धनात्मक सिरे से स्टार्ट होती है और ऋणात्मक सिरे में वापस आ जाती है। तो ये हो गया आपकी परिनालिका। अब जैसी परिनालिका में से क्या प्रवाहित होगी, आपकी धारा प्रवाहित होगी। अब क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। और वो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, वो बाहर नहीं होने वाला, और नहीं आसपास होने वाला है। वो केवल कहाँ उत्पन्न होगा, केवल परिनालिका के अंदर उत्पन्न होगा। कहाँ उत्पन्न होगा, केवल परिनालिका के अंदर उत्पन्न होगा, है ना। जैसे इसमें से धारा प्रवाहित होने लगती है तो क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे कि ये जो आपकी परिनालिका एक चुंबक की भांति कार्य करने लगती है। किसकी भांति कार्य करने लगती है, चुंबक की भांति कार्य करने लगती है। ये वाला सिरा नॉर्थ कहलाता है, ये वाला सिरा कौन सा कहलाता है, आपका साउथ होता है ना। एक चुंबक में बेसिकली ये होता है नॉर्थ, ये होता है आपका साउथ। तो उसी प्रकार से जैसे यहाँ से धारा प्रवाहित हम करते हैं तो एक चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। इस चुंबक के भीतर ऑब्वियस सी बात है चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो उसी चुंबकीय क्षेत्र की हमें क्या करना है, गणना करना है। तो सीधे और लंबी परिनालिका के भीतर, मतलब इसके अंदर, बाहर तो चुंबकीय क्षेत्र होता नहीं है, केवल कहाँ होता है, भीतर होता है। तो भीतर हमें क्या देखना है, चुंबकीय क्षेत्र बेसिकली देखना है। तो देखो उसे देखने के लिए हम क्या कर लेंगे, इसका थोड़ा सा पार्ट ले लेंगे यहाँ पर। हाँ, तो देखो इस प्रकार से हम एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे आपका, जिसमें कि मैं केवल परिनालिका को दिखाऊंगा, ये वायर को भी नहीं दिखाने वाला और नई बैटरी को दिखाऊंगा, हाँ, जिससे कि हम अच्छे से समझ सके। देखो इस प्रकार से ये हो गया आपकी क्या, परिनालिका का ऊपरी वाला सिरा ये वाला, और ये हो जाएगा इसका निचला सिरा। इस प्रकार से मतलब ये वाला हो गया, यहाँ पर ऐसी दो परत है और नीचे भी यहाँ पर ऐसी दो परत है, तो मैंने वो बना लिया है ना। बेसिकली ये वाली जो लाइन है वो नीचे वाली लाइन है, और इसके नीचे और एक, मतलब इसके ऊपर और एक लाइन है। जो सबसे ऊपर वाली लाइन है वो ये वाली है, इसके नीचे और एक लाइन है वो ये है ना। तो इस प्रकार से क्या हो गई, आपकी परिनालिका हो गई, है ना। अब देखो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या देखना है, सबसे पहले जो धारा है वो किस प्रकार से प्रवाहित हो रही है उस पर ध्यान देना। तो देखो यदि ध्यान देखो तो धारा की इस प्रकार से निकल रही है ना, यहाँ से जा रही है फिर निकल रही है, यहाँ से जा रही है फिर निकल रही है। मतलब कि यदि आप इसे ऐसे समझे तो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, देखो ऐसे जा रही है और फाइनली वो यहाँ से निकल के यहाँ चले जा रही है। तो आपकी धारा कुछ इस प्रकार से जा रही है,
ये अंदर से जाएगी बाहर निकलेगी, अंदर से जाएगी बाहर निकलेगी, अंदर से जाएगी बाहर निकलेगी, है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे कुछ होगा, अंदर से जाएगी बाहर निकलेगी। देखो ना, अंदर से, यहाँ से अंदर जा रही है फिर बाहर निकल रही है, अंदर जा रही है बाहर निकल रही है, अंदर जा रही है बाहर निकल रही है ना। तो बेसिकली देखो हमें यहाँ पर बेसिकली ऐसे वायर तो हमें बनाना नहीं है, धारा की दिशा भी नहीं दिखाना, लेकिन हमें धारा की दिशा को बताना भी है बिना वायर बनाते हुए। तो हम इसके लिए किसका उपयोग करेंगे, या डॉट का उपयोग करेंगे और क्रॉस का उपयोग करेंगे। दो चीज का उपयोग करेंगे, डॉट का और क्रॉस का। हम ऐसा वायर नहीं बनाएंगे ताकि हमें बेसिकली अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो हम क्या करेंगे, बेसिकली इसके पहले तक हम क्या करते थे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए हम डॉट और क्रॉस का उपयोग करते थे, लेकिन यहाँ किसकी दिशा बताने के लिए करेंगे, विद्युत धारा की दिशा बताने के लिए किसका उपयोग करेंगे, डॉट और क्रॉस का। डॉट का उपयोग कब करते थे, जब चुंबकीय क्षेत्र आपकी ओर होता था। कहाँ होता था, आपकी ओर होता था। और हम क्रॉस का उपयोग कब करते थे, जब चुंबकीय क्षेत्र आपसे दूर होता था, तब हम किसका उपयोग करते थे, क्रॉस का उपयोग करते थे। तो यहाँ पर भी ऐसी, जब आपकी धारा आपकी ओर होगी तब हम डॉट का उपयोग करेंगे, और अब जब धारा आपसे दूर होगी तब किसका उपयोग करेंगे, क्रॉस का उपयोग करेंगे। तो देखो जब आपकी यहाँ से धारा ऐसे जा रही है, तो देखो बाहर वाले हिस्से में आपकी धारा कहाँ आ रही है, बाहर आ रही है, बाहर वाले हिस्से में आपकी धारा आपकी ओर आ रही है। लेकिन यदि मैं अंदर वाली बात करूं तो अंदर जा रही है। यदि हम नीचे वाले की बात करें तो अंदर जा रही है फिर बाहर निकल रही है, अंदर जा रही है फिर बाहर निकल रही है, अंदर जा रही है फिर बाहर निकल रही है, अंदर जा रही है फिर बाहर निकल रही है। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यदि मैं ऊपर की बात करूं तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, हमें डॉट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, डॉट। क्यों, क्योंकि जब आपकी विद्युत धारा आपकी ओर होगी तब हम किसका उपयोग करते हैं, डॉट का उपयोग करते हैं। यहाँ से धारा इस प्रकार से बह रही है कि आपके तरफ आ रही है, फिर नीचे की बात करो तो अंदर जा रही है, फिर बाहर आ रही है, फिर अंदर जा रही है, फिर बाहर आ रही है, फिर अंदर जा रही है। इसी प्रकार से तो मैं यहाँ बात करूं तो बेसिकली बाहर आ रही है, बाहर आई फिर अंदर गई, फिर बाहर आ रही है फिर अंदर गई, फिर बाहर। मतलब कि यदि मैं ऊपर के हिस्से की बात करूं तो आपकी ओर है, और यदि आपकी ओर होती तो क्या लिखते हैं हम, डॉट लिखते हैं, है ना। उसके बाद देखो यहाँ यदि मैं बात करूं तो क्या आएगा, आपका क्रॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, बेसिकली क्रॉस आ जाएगा। क्रॉस क्यों आएगा, क्योंकि बेसिकली आपकी धारा ऐसे जा रही है और फिर अंदर जा रही है, ऐसे जा रही है अंदर जा रही है। मतलब कि निचले वाले सिरे में देखना धारा आपसे दूर जा रही है, धारा आपसे दूर जा रही है, इसलिए जो यहाँ है आपकी धारा दूर जा रही है। जब भी धारा आपसे दूर जाती है तो हम किसका उपयोग करते हैं, क्रॉस का उपयोग करते हैं। तो बेसिकली समझ में आया हम डॉट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि धारा की दिशा आपकी ओर है, धारा की दिशा आपकी ओर है, की दिशा आपकी ओर है। ऊपर वाले सिरे में तो ये ऊपर वाला सिरा होगा, लेकिन यहाँ हम क्रॉस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि धारा ऐसे बह रही है अंदर जा रही है, ऐसे बह रही है अंदर जा रही है, ऐसे बह रही है अंदर जा रही है, तो निचले वाले सिरों में आपसे दूर जा रही है धारा, इसलिए यहाँ हम किसका उपयोग करेंगे, क्रॉस का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, क्रॉस का। अब बेसिकली यहाँ पर मुझे क्या देखना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है ना। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए आपके पास क्या क्या तरीका है, क्या आपको क्या कर देना है, धारा की दिशा में अपनी हथेलियों को मोड़ देना है, तो जो अंगूठा होगा वो क्या बताएगा, बेसिकली आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, है ना। क्लास 9 में पढ़े थे। तो देखो धारा किस प्रकार से बह रही है, इस प्रकार से बह रही है, आपकी बह रही है। तो हम क्या कर देंगे, धारा की दिशा में उंगलियों को कर दो, मोड़ दिए धारा की दिशा में उंगलियों को। जो आपका ये है वो कहाँ बता रहा है, अंगूठा इस दिशा में बता रहा है। जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी वो कुछ आपकी इस प्रकार से हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और अंगूठा जिस ओर आता है उधर हम क्या लेते हैं, नॉर्थ लेते हैं, और इधर हम क्या लेते हैं, साउथ। देखो वही लिए थे हमने, नॉर्थ भी मतलब नॉर्थ साउथ। तो बेसिकली धारा की दिशा में कर देना, उंगली को मोड़ देना है। जो अंगूठा है वो बताएगा आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो अंगूठा जिस तरफ बताता है उधर नॉर्थ बनता है, इधर क्या बनता है, साउथ बनता है ना। अब बेसिकली आपकी पूर्ण हो गई व्यवस्था। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हम एक छोटा सा भाग लेंगे। हाँ, यहाँ पर मतलब कि देखो बेसिकली मुझे क्या करना है, जो सीधी और लंबी परिनालिका है इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो मतलब मैं मान लेता हूँ इसके भीतर किसी बिंदु, ये आपका बिंदु P है, इस बिंदु P पर मुझे क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो मुझे वो भी किसकी सहायता से निकालना है, एम्पियर के नियम की सहायता से। और एम्पियर का नियम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू समेशन ऑफ I। बेसिकली ये होता है। अब बताएं एम्पियर का नियम केवल तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, एक बंद लूप हो। क्या हो हमारे पास, एक बंद लूप हो या बंद परिपथ हो। लूप का मतलब होता है परिपथ, बंद परिपथ, है ना। तो एक बंद लूप हो तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, एक आपका बंद परिपथ ले लेंगे। इस प्रकार से लेंगे कि बिंदु P उसमें आ जाए बस, है ना। तो हम इस प्रकार का इस बार क्या ले लेते हैं, आपका बंद परिपथ ले लेते हैं ये। इस प्रकार से हमने क्या ले लिया, बंद परिपथ ले लिए, और उस बंद परिपथ का नाम देते हैं हम A B C
डी। इस प्रकार से हमारा जो बंद परिपथ हो गया वो कितना हो गया, ए बी सी डी हो गया, है ना। बेसिकली अब देखो हम लगाएंगे इस पाश पर, मतलब ये जो आपका बंद लूप है इस पे लगाएंगे एम्पियर का परिपथ का नियम, है ना। तो देखो बीडीएल बेसिकली क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। यहाँ पर हमें रेखा समाकलन इस पूरी सतह का करना है, मतलब ए से बी से सी से डी और फिर डी से ए, तो पूरी सतह का करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ए बी सी डी का रेखा समाकलन। पहले हम इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, जो भी इनका योग आएगा वही क्या हो जाएगा आपका, ये संपूर्ण हो जाएगा। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, बी डॉट डीएल पहले कहां से कहां तक, ए से बी तक, बी डॉट डीएल पहले कहां से कहां तक, ए से बी तक, उसके बाद प्लस बी डॉट डीएल कहां से कहां तक, फिर बी से सी तक, ये हो जाएगा बी से सी। ये लिमिट नहीं है, केवल बी से सी मैं बता रहा हूँ कि बी से सी है, लिमिट नहीं है। फिर कहां से कहां तक, बी डॉट डीएल, फिर हो जाएगा सी से डी तक, प्लस फिर क्या हो जाएगा आपका, डी से ए, क्या हो जाएगा आपका, बी डॉट डीएल। हो गया इतना, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू समेशन ऑफ आई। देखो म्यू नॉट इंटू समेशन ऑफ आई। अब बताओ बी डॉट डीएल को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डीएल कॉस थीटा लिख सकता हूँ, और इसी प्रकार से इसे भी क्या लिख देंगे हम, बी डीएल कॉस थीटा, बी डीएल कॉस थीटा, इसे भी बी डीएल कॉस थीटा, और इसे भी क्या लिख देंगे, बी डीएल कॉस थीटा, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है आपका, ए बी कॉस थीटा होता है। तो बी डॉट डीएल क्या हो जाएगा, बी डीएल कॉस थीटा। इतना हो गया। अब हमें देखना है बेसिकली यहाँ पर एंगल, है ना। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, एंगल देखना है, मतलब थीटा देखना है, कोण देखना है। कोण देखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मालूम होना और डीएल की दिशा मालूम होना। तो देखो जब हम ए से बी की बात करेंगे, मतलब ए से बी की बात करेंगे, तो मैं अल्पांश मान लेता हूँ, ये वाला अल्पांश ले लेता हूँ आपका, ये क्या हो गया आपका अल्पांश डीएल हो गया, ये वाला जो अल्पांश हो गया वो कौन सा हो गया, अल्पांश डीएल हो गया, है ना। तो मैंने अल्पांश आपका डीएल ले लिया। अब देखो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो किस ओर है, इस ओर। विधारा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो हमेशा आगे की ओर ही रहेगी, इस तरफ रहेगी। तो देखो डीएल भी उसी दिशा में है और जो आपका चुंबकीय क्षेत्र भी है उसी दिशा में, मतलब कि बी भी इसी दिशा में है, डीएल भी इसी दिशा में। एंगल कितना बनेगा दोनों के बीच में, बी भी इसी दिशा में, डीएल भी इसी दिशा में, एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। मतलब यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है आपका 0 डिग्री है ना। अब बेसिकली यहाँ बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर भी हमें क्या लेना पड़ेगा, अल्पांश लेना पड़ेगा। तो मैं अल्पांश आपको कुछ इस प्रकार से ले लेता हूँ, ये हो गया आपका अल्पांश डीएल। अब बताओ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो तो आगे की ओर ही है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो हम पहले ही निकाल चुके, इस तरफ है। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस ओर है, जो आपका डीएल की दिशा है वो इस ओर है। मतलब क्या समझ सकते हो, डीएल ऊपर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है। तो बताओ एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो थीटा है वो कितना हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। जो आपका थीटा है इस परिस्थिति में कहां से बी से सी तक वो कितना है 90 डिग्री। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बात करेंगे थीटा के बारे में। तो देखो ये क्या हो गया आपका डीएल हो गया। हाँ अब देखना क्या ये वाला भाग में से आपकी धारा प्रवाहित हो रही है, नहीं हो रही है। और ये वाला जो भाग है वो बेसिकली क्या है आपकी परिनालिका के बाहर है। और परिनालिका के बाहर जो बी का मान होता है वो कितना होता है 0 होता है, क्योंकि परिनालिका के बाहर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित नहीं रहता। तो बेसिकली यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो बी का मान रहता है वो कितना रहता है आपका 0 रहता है। तो यहाँ पर तो निकालने का फायदा नहीं, क्योंकि धारा ही नहीं बह रही। तो चुंबकीय क्षेत्र भी केवल इसके अंदर है, बाहर थोड़े ना, इसलिए यहाँ पर बी का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा अपने आप। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर बात करना मतलब डी से ए की बात करना है। तो हम इस प्रकार से क्या ले लेंगे आपका अल्पांश ले लेंगे, अल्पांश क्या ले लेंगे डीएल। अब देखो डीएल की दिशा इस प्रकार से, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इस परिस्थिति में जो थीटा होगा वो कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा। अब देखना बेसिकली यहाँ पर मैं जैसे 0 रखूंगा, जैसे मैं यहाँ पर 0 रखूंगा तो 0 इंटू डीएल कॉस थीटा 0 ही हो जाएगा। मतलब ये वाला टर्म तो पूरी तरह से हम क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बचने वाला है 0 ही बचने वाला है। क्योंकि 0 का इंटू डीएल कॉस थीटा से करोगे 0 होगा, 0 का जो समाकलन होता है वो भी कितना होता है 0 ही होता है। तो यहाँ पर कितना आने वाला है 0 ही आने वाला है। उसके बाद देखना थीटा की वैल्यू यदि मैं 90 रखता हूँ, यहाँ पर क्या रखता हूँ थीटा की वैल्यू 90 रखता हूँ, तो बताओ cos 90 कितना होता है 0 होता है। तो जैसे यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा 0 रख दूंगा, तो बी डीएल इंटू 0
जीरो, जीरो का समाकलन कितना होता है, जीरो ही होता है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, जीरो। उसी प्रकार से यहाँ पर भी थीटा का मान कितना है, 90 है, तो cos थीटा का cos 90 कितना होता है, जीरो, तो ये भी कितना हो जाएगा, फाइनली जीरो हो जाएगा। तो बीडीएल cos थीटा प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो कितना हो जाएगा आपका, बीडीएल cos थीटा ही हो जाएगा, और किसके बराबर हो जाएगा आपके, इक्वल टू म्यू नॉट इनटू समेशन ऑफ आई, क्योंकि बाकी तो पूरे जीरो हो गए। अब देखो जैसे यहाँ पर मैं 0 डिग्री रखूंगा थीटा के स्थान पे, तो देखना क्या होगा, बी डी एल, थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, म्यू नॉट इनटू समेशन ऑफ आई। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, और ये कहां से कहां तक कर रहे हैं, ए से बी तक कर रहे हैं ना, तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और बीडीएल इंटू 1 कितना होता है, बीडीएल ही होता है, तो बीडीएल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, म्यू नॉट इनटू समेशन ऑफ आई के बराबर हो जाएगी बेसिकली। अब हमें क्या करना है, बेसिकली जो आपका b है उसे क्या ले लेना है, बाहर ले लेना है, जो आपका b है उसे क्या ले लेना है, बाहर ले लेना है, तो b को क्या ले लेंगे हम, बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा आपका, dl बच जाएगा, और कहां से कहां तक लेना है, a से b तक, a से b तक का dl है, मैं ये बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि लिमिट है आपकी, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इनटू समेशन ऑफ आई, इतना हो गया आपका। अब dl बेसिकली क्या है, इतना सा भाग है ना, जब मैं और dl लूंगा और एक dl लूंगा और एक dl लूंगा, इसी प्रकार से और एक dl लूंगा, तो ये पूरी सतह कवर हो जाएगी, और पूरी सतह की लंबाई कितनी आपकी, l है, क्या आपकी l है, तो आपका dl का समाकलन कितना हो जाएगा, l है। जैसे आपका जब हम वृत्त लेते थे तो यहाँ लेते थे dl, अब छोटा छोटा dl में आते तो क्या बनती थी, संपूर्ण वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि किसके बराबर होती थी, 2πr, तो 2πr लिख देते हम dl के स्थान पे, लेकिन यहाँ पर आपका सीधा सा है, इतना dl, इसी प्रकार से और जोड़ते जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, संपूर्ण लंबाई, और संपूर्ण लंबाई कितनी आपकी, स्मॉल l है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका समाकलन स्मॉल l हो जाएगा, b क्रॉस l हो गया, इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू समेशन ऑफ आई। अब हमें बेसिकली बात करना है कि समेशन ऑफ आई का मान होगा क्या, बेसिकली समेशन ऑफ आई है क्या, बेसिकली जो इतने भाग में से धारा प्रवाहित हो रही है, बेसिकली आपकी धारा तो यहाँ से भी बह रही है ना, इस प्रकार से आपकी धारा क्या हो रही है, आपकी बह रही है, लेकिन जो धारा यहाँ से बह रही है, हमारे यहाँ से यहाँ तक की धारा को तो हमें नहीं लेना है, हमें केवल कितनी धारा को लेना है, यहाँ से यहाँ तक की धारा को लेना है, और वही धारा को लेना है जो कि इस लंबाई में आ रही है, बाकी यहाँ से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है इससे मतलब नहीं है, यहाँ से कितनी प्रवाहित हो रही है इससे मतलब नहीं है, और यहाँ से कितनी प्रवाहित हो रही है इससे भी हमें मतलब नहीं है, हमें केवल मतलब है यहाँ से यहाँ तक की धारा कितनी आपकी प्रवाहित हो रही है, तो बेसिकली हमें वो दिखना है ना। तो बेसिकली हम क्या मान लेते हैं, इसके लिए म्यू नॉट आई का मतलब सिग्मा आई का मान निकालने के लिए जो एकांक लंबाई में जो फेरों की संख्या है, एकांक लंबाई में जो आपके फेरे हैं वो कितने आपके स्मॉल एन है, एकांक लंबाई में जो आपकी फेरों की संख्या है वो कितने हैं, एन है, मतलब कि यदि मैं मान लूं कि ये क्या है आपकी एकांक लंबाई है, तो बताइए इस एकांक लंबाई में कितने फेरे आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो आपके एन का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब मान लेता हूं मैं जो आपकी एकांक लंबाई हो केवल इतनी सी है, तो बताइए इसके अंदर फेरे कितने रहेंगे, 1 2 3, तो एन का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब एकांक लंबाई में जितने भी फेरे आएंगे, एकांक लंबाई में जितने भी फेरे होंगे उसकी संख्या कितनी है, n है। अब बताओ बेसिकली यदि एकांक लंबाई में यदि n फेरे है तो बताओ n लंबाई में यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, l लंबाई है, कितनी लंबाई है, l लंबाई है, तो इतनी लंबाई में कितने फेरे हो जाएंगे, n इंटू l। यदि एकांक लंबाई का मालूम है तो हम l लंबाई का आसानी से निकाल सकते हैं। तो यदि मैं बात करूं l लंबाई में फेरे कितने हो जाएंगे, बराबर n इंटू l। एकांक लंबाई मतलब कोई भी ले सकते हो, एकांक लंबाई का मतलब क्या होता है 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, जो भी लेना चाहो, इसमें जितने भी आपके फेरे हैं उनकी संख्या कितनी है, n है, और यदि एकांक लंबाई की मालूम है तो चाहे जितनी लंबाई की निकालना चाहो बस क्या कर देना है, गुणा कर देना, जैसे एक पेन की कीमत 5 रुपए तो 10 पेन की 10 इंटू 5, वैसे। तो बताओ अब एक फेरे में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो बताओ इतने फेरे में से कितनी धारा प्रवाहित होगी, NLI, कितनी हो जाएगी, NLI, और यही किसका मान होगा, समेशन ऑफ आई। बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, आपके n लंबाई में कुल फेरे कितने हैं, NL है, इतने आपके फेरे हैं। अब बताओ एक फेरे में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो आपके पास कुल फेरे कितने हैं, n इंटू स्मॉल n है, तो कुल धारा कितनी हो जाएगी, NLI। आए समझ में, एक फेरे में से प्रवाहित धारा कितनी है, आई है,
तो एन एल फेरे में से प्रभावित धारा कितनी हो जाएगी, एन एल आई। तो समेशन ऑफ आई का मान क्या रख सकता हूं मैं, एन एल आई। तो यहाँ पर क्या रख देते हैं, एन एल आई। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, एल से एल क्या हो जाएगा, बेसिकली कैंसिल हो जाएगा। तो एल से एल हो गया बेसिकली कैंसिल। तो बी बराबर फाइनली आ जाएगा म्यू नॉट एन आई। आ गया। तो ये हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के भीतर किसी बिंदु P पर, है ना। तो बेसिकली जहां पर म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, जो आपका एन है, एन क्या है बेसिकली आपका एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, है ना। और जो आई है वो क्या है, जो धारा इसमें से क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है ना। तो देखो यहां से हम समझ सकते हैं क्या यहाँ पर आपका एल आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब क्या पास कितना ही लंबा लो, कितना ही छोटा लो, इतू सभी लो है, तो हमें मतलब नहीं, क्योंकि वो तो फॉर्मूला में नहीं आ रहा है। तो पूरी डिपेंडेंसी किस पे है, आई में है, क्योंकि एन भी क्या है, नियत है, एकांक लंबाई में जो फेरे हो, 2 फेरे तो 2 ही फेरे होंगे, ये भी नियत है। बस किसका मान बदल सकता है, आई का मान बदल सकता है ना। तो आई का मान जितना ज्यादा होगा परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र उतना क्या होगा, ज्यादा होगा।